मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 9 जनवरी के प्रातःकालीन 191 अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस अंक में हम सब चर्चा करेंगे संभल, जिसे सतयुग में सत्यव्रत नगर भी कहा जाता था। किस प्रकार संभल विवाद के कारण भारत के आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले की एक राजनीतिक जो झूठा आडंबर प्रपंच इस देश के राष्ट्रीय समाज सनातन समाज को पहनाया गया था, दिमागों में भरा गया था। किस प्रकार सतयुग का यह सत्यव्रत नगर संभल इनके इस झूठ को अपनी सच्चाई के माध्यम से लगातार उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अंदर उजागर व दिखाने का काम कर रहा है। मित्रों, इंडी गठबंधन व उसके नेता श्रीमान राहुल गांधी हों और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी व उनके वरिष्ठ नेताओं के पास संभल विवाद के बारे में कोई न्यायोचित तर्क व विचार नहीं है, और वह अपने पुराने उसी तर्क व विचार पर, बहुसंख्यकवाद पर, बहुसंख्यक जनमत पर अपने अल्पसंख्यकवाद, अल्पसंख्यक जनमत को हावी करने का, प्रभावी करने का और उसके द्वारा बहुसंख्यक समाज को बांटने, काटने और मिटाने के लंबे षड्यंत्र में, जिससे कि उनके वंशवादी राजनीति पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पुत्र, यह चलती रहे, उसी रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। मित्रों, संभल और सत्यव्रत नगर का यह जो प्रकरण है, ये उत्तर प्रदेश ही देश की राजनीति को झकझोरने का काम लंबे समय तक करने वाला है। संभवतः इंडी गठबंधन व समाजवादी पार्टी के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वह सनातन समाज की इस मुख्य प्रवृत्ति को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सनातन वृत्ति के लोग कुछ दिन कुछ समस्या के बारे में सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन बहुत जल्दी भूल जाते हैं और वह जानते हैं कि हमारे झूठे छलावे जाति 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 बांटने और काटने के षड्यंत्र का लंबे समय से लगातार शिकार होते रहे और आने वाले समय में भी वह शिकार होंगे। मित्रों, लेकिन वर्तमान पीढ़ी और पिछली पीढ़ी में काफ़ी अंतर आया है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है, सच्चाई को लगातार जानने और वो अपने आंखों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण भूमिका सोशल मीडिया का युग जो आया है यह है। पहले विचार और ऐसे झूठे आडंबर स्थापित करने का काम कुछ चंद चैनल, पेपर्स व समाचार पत्र समूह व खास तौर से ऐसे राजनीतिक दल व उनके पाले हुए पोषे हुए ऐसी संस्थान और शिक्षा के माध्यम से भी किया करते थे। लंबे समय से ये सब हमने देखा, लेकिन आज सूचना पाने के और समझने के विकल्प बहुत बड़ी मात्रा में हर व्यक्ति के हाथ में मौजूद है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे निश्चित ही देश का सनातन समाज, राष्ट्रीय समाज है, इसका खास तौर से नवयुवक, नई पीढ़ी का, वह ये सब देख व समझ रहा है। और यह बिल्कुल उसी प्रकार है कि 90 के दशक में कांग्रेस का जो सबसे बड़ा आडंबर टूटा था देश के सामने, वह मैं समझता हूँ शाहबानो प्रकरण के माध्यम से ये जो अंबेडकर जी और संविधान जी की रट लगाने वाले राजनीतिक दल व नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए लगा रहे हैं लंबे समय से जाति जनगणना, किस प्रकार इन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक शाहबानो नाम की महिला, बुजुर्ग महिला को कुछ चंद रुपयों का एक गुजारा भत्ता देने का काम सुप्रीम कोर्ट से, आप जाने कितनी लंबी लड़ाई उस महिला ने, बेचारी ने लड़ी थी, और उस सुप्रीम कोर्ट के जो कानून दिया था वह पूज्य बाबा साहब के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के तहत दिया गया था उस गरीब महिला को, तलाकशुदा महिला को। मैं और मेरी उम्र के लोग उस समय निश्चित ही युवा रहे और हम सब ने देखा कि जिस कानून की दुहाइयाँ हम सब देते थे, किस प्रकार इस देश की संसद ने और एक युवा नेता ने, जिस युवा नेता राजीव गांधी से देश को बड़ी आशाएं थी, बड़ी अपेक्षाएं थी, किस प्रकार
कोई विशेष मांग विरोध भी नहीं था। कुछ एक दो लोगों की मांग के आधार पर संसद के अंदर प्रस्ताव लाकर अपने पूर्ण बहुमत की 400 से ऊपर उनके पास सीटें थीं, और किस निर्ममता के साथ उन्होंने एक शाहबानो नाम की, जो निश्चित ही पसमानदा समाज की गरीब महिला थी, मुस्लिम समाज की, उसकी भावनाओं को कुचलते हुए इस देश के मुझ जैसे आप जैसे लाखों नबीयों को जिन्होंने समझा सोचा होगा, कांग्रेस की एक जो छवि उस समय के युवाओं के मन में थी, किस प्रकार धूल धूसरित हुई, वह प्रकरण बना था शाहबानो प्रकरण। आज भी कांग्रेस के किसी नेता को शाहबानो प्रकरण पर जवाब देते नहीं बनता। और दूसरा जो काम हुआ था वह हुआ था अयोध्या विवाद। किस प्रकार कांग्रेस व कांग्रेस के नेताओं ने व अन्य तथा कथित धर्मनिरपेक्षतावादी नेताओं ने अयोध्या विवाद को लेकर अपनी गंदी राजनीति, झूठ की, छल प्रपंच की लंबे समय तक की थी, और इस देश के स्वाभिमान और इस देश के अभिमान और इस देश के गौरव के साथ खिलवाड़ करने का काम किया था। वह हम सब ने देखा लंबे समय से, और उसका खमियाजा कांग्रेस पार्टी ने बहुत बुरी तरह उठाया। और आज तक कांग्रेस 1984 के बाद कभी भी पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई। पूर्ण बहुमत तो छोड़िए, संभवतः जो नरसिंह राव जी के समय जितनी उनकी सीटें आई थीं, वह दोबारा इतनी सीटें ला ही नहीं पाई। और यह कांग्रेस से ऐसा मोहभंग युवाओं का हुआ था, खास तौर से सनातन समाज का हुआ था, कि एक समय तो कांग्रेस मात्र 40 सीटों पर रह गई। और इसी प्रकार आप देखेंगे आने वाले समय में ये संभल का जो प्रकरण है, इस पर जो राजनीतिक दल जिस प्रकार की सनातन समाज, राष्ट्रीय समाज को बेवकूफ़ व भूलने वाला समझकर अपना व्यवहार कर रहे हैं। और बाबा साहब के कानून को मैं लगातार कहता हूँ, इसको आप देखिए, मैंने पिछले अंकों में भी कहा था कि आखिर जो पुलिस वाले हैं, जो सुरक्षा बल हैं, जो वकील हैं, जो जजेज हैं, यह कोई अपने मन से नहीं कर रहे थे। ये बाबा साहब के कानून द्वारा दिए अधिकारों के तहत कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे थे। वह भी हमारे समाज के ही बेटे थे, किसी का भाई होगा, किसी का पुत्र होगा, और किसी की बेटी और बहन भी उन सुरक्षा बलों में शामिल थी। किस प्रकार हजारों की भीड़ ने ऐसे बाबा साहब के कानून का सम्मान करने वालों सुरक्षा बलों व अधिकारियों पर भीषण पत्थरबाजी की, और भीषण पत्थरबाजी नहीं, गोलियों से हमला किया, फायरिंग की, और उससे पुलिस वाले घायल भी हुए। और वह प्रकरण आप सबने देखा है, उसकी वीडियोस देखे हैं, सारे चेहरे समझ में आए हैं किस प्रकार यह जो प्रकरण हुआ था। और आज जो इंडी गठबंधन, खासतौर से अखिलेश जी व राहुल जी, ये जो संविधान की रट लगाए रहते हैं, संविधान बदलेगा, संविधान बचेगा। संविधान तभी तक है जब तक हम सब बहुसंख्यक हैं। विश्व के किसी भी हिस्से में देख लीजिए, देश के हिस्से में देख लीजिए, संभल में जो संविधान पर हमला हुआ था, संवैधानिक लोगों पर जो पत्थरबाजों ने हमला किया था, वह केवल इसलिए किया था कि सन 47 में वह लोग पत्थरबाज इस संभल नगरी के अंदर 55% थे, सनातन समाज 45% था। धीरे धीरे होने वाले इसी प्रकार के भीषण दंगों में, सन 78 के दंगों में, वहाँ का सनातन समाज पलायन करता गया, उसको बांटा गया, काटा गया, मिटाया गया और जलाया गया। और ऐसे नहीं, उस संभल के आसपास का कोई ऐसा गांव नहीं था जो इन दंगों में, 78 के दंगों में, जिसके गांव में एक दो व्यक्तियों की मृत्यु ना हुई हो। कुछ की तो डेड बॉडीज भी नहीं मिली, लेकिन किसी को न्याय नहीं मिला। और आज हम सब देखेंगे ऐसे जो धीरे धीरे जो 55% थे वह संभल के अंदर 80% हो गए, और जो 45% थे वो 20-15% रह गए। ये है देश की आज़ादी के बाद का देश चलाने वालों का जो एक एजेंडा था कि बहुसंख्यकवाद पर अल्पसंख्यकवाद को हावी कर, बहुसंख्यकवाद को बांट कर, काट कर मिटाने का काम, और अपने राजनीतिक परिवार जो है, चाहे वो कांग्रेस परिवार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव का परिवार हो, चाहे मुलायम सिंह जी का परिवार हो, चाहे अन्य आप दक्षिण में देखेंगे बहुत से वंशवादी परिवार के आधार पर राजनीति करने वाले, इनका सबका एक ही एजेंडा है कि सनातन विरोध, राष्ट्रीय हितों का विरोध।
ये सब नई पीढ़ी के लोगों को समझना ही चाहिए। मित्रों, आखिर ये इन लोगों का रिश्ता क्या कहलाता है कि ऐसे पत्थरबाजों को, जिन्होंने बाबा साहब के बनाए कानून पर पत्थरबाजी की, ऐसे लोगों पर और गोली चलाई, ऐसे लोगों को जाकर उनको पुरस्कृत करने का काम कर रहे हैं। लगातार वहाँ एफआईआर हो रही है कि ये जो फायरिंग हुई थी वह आपस में हुई थी और आपस के लोग पसमानदा और अशराफ वर्ग के लोगों का भी आपसी मनमुटाव। और आखिर समाजवादी पार्टी, इनका रिश्ता कहलाता क्या है कि वोट बैंक की राजनीति के तहत लगातार दंगों में संभल के ऐसे जिहादी अपराधियों, तुर्कों, पठानों को बचाने में लगे हुए नहीं है, घर पर जाकर उनको पुरस्कृत करते हुए 5-5 लाख रुपए देने का भी काम कर रहे हैं। यह समाज के लोगों को समझना चाहिए। खास तौर से एम बाई गठबंधन के तहत जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उसमें बाई जो है वह भी संभल के आसपास के गांव में बहुत संख्या में है और उस आंदोलन में उनकी भी प्रमुख भूमिका है। और सन 78 के दंगों की जो फाइल खुलने वाली है, ऐसे जो जिनके परिवार के लोग, उनके पूर्वजों की हत्याएं हुई थी, वह इस वर्ग के भी बहुत से लोग हैं। निश्चित ही जब उनको न्याय मिलेगा, सरकार लगातार पूज्य बाबा साहब के बनाए कानून के तहत ऐसे अपराधियों को, जिन्होंने 78 के बाद दंगों में भाग लिया था, और ऐसे लोग लगातार आप देख रहे होंगे समाजवादी, उनके तार समाजवादी पार्टी व इंडी गठबंधन जैसे दलों के नेताओं से जुड़ते नजर आ रहे हैं। वह पूरी तरह फंस रहे हैं। सरकार ने, खासतौर से आदरणीय आदित्य योगी जी महाराज जी ने, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस गंभीरता के साथ, जिस दृढ़ता के साथ प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाया, देश के लोगों को, प्रदेश ही नहीं देश के लोगों को भरोसा दिलाया, चाहे कोई कितने ही बड़े पद पर हो, जिसकी भी जो भूमिका जिस प्रकार की पाई जाएगी उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। कठोर कार्रवाई होना शुरू हो गई है। आखिर ये समाजवादी पार्टी व पत्थरबाजों व दंगाइयों और ख़ासतौर से देश के खिलाफ आतंक फैलाने वाले लोगों के खिलाफ के मध्य ये रिश्ता कहलाता क्या है। मित्रों, आप सबने देखा होगा सन 1912 में सरकार बनते ही संभल के अंदर एएसआई को निकालकर किस प्रकार इस जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी को वहाँ बिठा दिया गया, पूरा प्रारूप बदल दिया। आपने देखा होगा किस प्रकार पहला प्रस्ताव पूज्य बाबा साहब द्वारा स्थापित कानून के तहत आतंकवादियों को, सजा याफ्ता आतंकवादियों को इस प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने प्रस्ताव पारित कर उनको निर्दोष छोड़ने का आग्रह सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से किया था। और उसमें किस प्रकार की तल्ख टिप्पणी तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा की गई थी, वह हम सबको याद होगी। उन्होंने कहा था कि आपका बस चले तो आप ऐसे आतंकवादियों, पत्थरबाजों के लिए देश का भारत रत्न पुरस्कार भी दिलवाने की सिफारिश कर सकते हैं। यह है इनका चरित्र। लेकिन हम सब लोग, वही मैं बताया, भूल बहुत जल्दी जाते हैं। हमको भूलना नहीं है, बढ़ना नहीं है, मिटना नहीं है और कटना भी नहीं है। मित्रों, इनका आतंकवादियों का, ऐसे धर्मनिरपेक्षता तथाकथित दलों का संबंध कहलाने के लिए एक ही पंक्ति रहीम दास जी के दोहरा कर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मित्रों, रहमन प्रीत सराइये मिले होत रंगधून, ज्यों जरही हरदी तजय तजय सफेदी चून। मित्रों, मिलकर एक हो जाना ही प्रेम है। रहीम दास जी कहते हैं कि हल्दी और चूने को मिला कर दोनों अपना रंग छोड़ देते हैं और जो रंग बनता है वह लाल रंग होता है, गहरा चटक लाल रंग। मित्रों, आप सब रहीम दास जी के इस दोहे के संदेश को समझें और किस प्रकार इनका रंग बनकर अपना रंग छोड़कर यह दुगना लाल हो जाता है और समाजवादी पार्टी व इनके इस अपराधियों के प्रेम को, इनके जो रंग बनता है वह लाल रंग का ही बनता है। मेरी इस बात को समझेंगे, इसी आशा विश्वास का मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल पर इसको सुनकर लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।